जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार यशवंत आप सभी का वेलकम करता हूं पार्ट 99 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। आज हमें सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे और पुरातात्विक सोर्स में हम देखेंगे सम्राट अशोक के अभिलेखों के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी। तो उत्तराधिकारी के संबंध में देखें तो हमें विष्णु पुराण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक के पश्चात अशोक के पौत्र दशरथ ने शासन किया। दशरथ जो है दोस्तों आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं, कुणाल के पुत्र हैं और इन्होंने भी सम्राट अशोक की भांति देवा नाम की रस्सु की उपाधि धारण की और इन्होंने बिहार में नागार्जुनी गुफा का निर्माण भी करवाया। इसके अतिरिक्त हम देखें तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से हमें प्राप्त होता है कि सम्राट अशोक के पश्चात कुणाल ने शासन किया। दोस्तों, कुणाल सम्राट अशोक का पुत्र है, इसकी उपाधि धर्म विवर्धन और ये अशोक के पुत्र हैं। माना जाता है ये अंधे थे। हम देखें विष्णु पुराण के अनुसार तो दशरथ के पश्चात शासक हुए हैं संप्रति, जो कि जैन धर्म मतावलंबी है। संप्रति के पश्चात सालुशोक, इसके पश्चात देववर्मन, फिर शतधन, शतधन के पश्चात बृहदत्त। दोस्तों, बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक है जिनका शासनकाल 187 से 185 बीसी है और ये भी माना जाता है कि हस्तलिपि में इनको वाणभट्ट ने प्रज्ञा दुर्बल कहते संबोधित किया। अंत में बृहदत्त के सेनापति हैं, ब्राह्मण सेनापति हैं पुष्यमित्र शुंग, जो कि इनकी हत्या कर देंगे और आगे शुंग वंश की स्थापना करेंगे। दोस्तों, पुरातात्विक सोर्स में हम देखेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख। इसके अतिरिक्त हमें अन्य अभिलेखों में महास्थान अभिलेख और सौगारा अभिलेख भी देखेंगे। दोस्तों, सम्राट अशोक के संबंध में हमें मुख्यतः जानकारी उनके अभिलेखों से प्राप्त होती है और ये अभिलेखों से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है तो धर्म और प्रशासन की जानकारी, उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित और साम्राज्य की सीमा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। हम देखें सम्राट अशोक का सर्वप्रथम खोजा गया जो अभिलेख है वो 1750 में टिफिन थेलर द्वारा खोजा गया। दोस्तों, यह अभिलेख पहले मेरठ में था, जिसको फिरोज शाह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली ले आया गया और सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख सन 1734 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा। अब दोस्तों, तो 1734 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा जो पढ़ा गया अभिलेख था दिल्ली टोपरा अभिलेख था। ये भी पहले हरियाणा के टोपरा में था, जिसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इसका संबंध जेम्स प्रिंसेस ने श्रीलंका के शासक तिष्ट से बताया। अर्थात इस अभिलेख में देवा नाम के का संबंध जेम्स प्रिंसेस ने श्रीलंका के शासक तिष्ट से बताया। सर्वप्रथम श्रीलंका के प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं दोस्तों जॉर्ज टर्नर। जॉर्ज टर्नर ने ही देवा नाम की रस्सु का संबंध जो है सम्राट अशोक से स्थापित किया। और आगे देखें तो मास्की, दोस्तों मास्की अभिलेख में ही सर्वप्रथम बीडल महोदय ने अशोक का नाम, जो दोस्तों मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है, इसका समीकरण सम्राट अशोक से किसने स्थापित किया तो बीडल महोदय ने। कब दोस्तों तो 1915 में। आगे हम देखें तो सम्राट अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्रायः प्राकृत भाषा है और भारत से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं प्रायः इनकी लिपियां यूनानी, खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि है। जबकि भारत से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अधिकांशतः उनकी लिपियां ब्राह्मी पाई गई हैं। दोस्तों, हम देखें तो बाहर जो प्राप्त हुए हैं अभिलेख तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं और इसमें लेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। जबकि अफगानिस्तान में लघमान से और तक्षशिला में भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला और लघमान से प्राप्त अभिलेखों की भाषा प्राकृत ही है, लेकिन लिपि आर्मेयिक है। जबकि कांधार या फिर कांधार को ही बोलते हैं दोस्तों सरेगुना से भी हमें द्विभाषी लेख युक्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें खरोष्टी और आर्मेयिक लिपि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यदि हम सम्राट अशोक के अभिलेखों के वर्गीकरण में देखें तो शिलालेख, अर्थात शिलालेख ऐसे लेख जो पत्थर की शिलाओं या चट्टानों में लिखे गए हैं, इनको भी आगे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बृहद शिलालेख और
लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख से हमें अशोक के धर्म और प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी, और लघु शिलालेख में हमें व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। और स्तंभ लेख को भी दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, जैसे बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख दोस्तों, गुहा लेख से तात्पर्य ऐसे लेख जो गुफाओं की दीवारों में उत्कीर्ण किए गए हैं। तो दोस्तों एक बार फिर देखेंगे, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों में हमें विष्णु पुराण से जानकारी प्राप्त होती है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी अशोक का पौत्र दशरथ था। अशोक के पश्चात इसी ने शासन किया, और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं। इन्होंने भी सम्राट अशोक की भांति देवानाम पियदस्सु की उपाधि धारण की, और इन्होंने भी बिहार में नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया। तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ विद्यावदान के अनुसार हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक के पश्चात अशोक के पुत्र कुणाल ने शासन किया। कुणाल ने दोस्तों धर्म विवर्धन की उपाधि धारण की। माना जाता है कि ये अंधा था। ये दोस्तों अशोक का पुत्र है। और विष्णु पुराण के अनुसार दशरथ के पश्चात संप्रति के पश्चात शाल्युशोक, फिर देववर्मन के पश्चात शतधन, अंत में दोस्तों अंतिम और शासक बृहदत्त ने शासन किया, जिसका शासनकाल 187 बीसी से 185 बीसी है, जिसकी हत्या इसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 बीसी में कर दी जाएगी, और अंततः शुंग वंश की स्थापना करेगा। कौन दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त के संबंध में हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट अपनी पुस्तक हर्षचरित में भी उल्लेख करते हैं। किस नाम से दोस्तों? तो प्रज्ञा दुर्बल, अर्थात इन्होंने बृहदत्त को प्रज्ञा दुर्बल भी कहा है। और अभिलेखों में सम्राट अशोक के अभिलेखों में तो हमें सम्राट अशोक के संबंध में जानकारी मुख्यतः अभिलेखों से प्राप्त होती है, और अभिलेखों से हमें धर्म और प्रशासन की, व्यक्तिगत जीवन की, साम्राज्य की सीमा की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख 1750 में टिफिन केलर द्वारा दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा गया। यह अभिलेख पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। जो सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख था दोस्तों, तो दिल्ली पोपरा अभिलेख था, जिसको 1737 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया। किंतु इस अभिलेख में उत्कीर्ण देवानामपीय का नाम श्रीलंका के शासक तिष्य से बताया गया। और इसी क्रम में आगे देखें तो जॉर्ज टर्नर है दोस्तों, श्रीलंका के प्रशासनिक अधिकारी। इन्होंने ही देवानामपीयदस्सी का संबंध अशोक से स्थापित किया। दोस्तों सर्वप्रथम बीडल महोदय ने ही 1915 में मास्की अभिलेख में उल्लेखित अशोक का नाम मौर्य वंश के तृतीय शासक अशोक से स्थापित किया। सभी अभिलेखों में हमने देखा इस भाषा प्राकृत है, और लिपियों में जो बाहर से अभिलेख प्राप्त हुए हैं अधिकांश मामलों में उनकी लिपियां खरोष्टी, यूनानी, आर्मेयिक हैं। और जो भारत में प्राप्त हुए हैं भाषा तो प्राकृत है, किंतु लिपि ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में जो बाहर से प्राप्त हुए हैं शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। इसमें खरोष्टी लिपि में लेख अंकित किए गए हैं। और दोस्तों हमें एक तक्षशिला और लघमान से भी लेख प्राप्त होते हैं, जिनमें आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। कांधार अथवा सरेकुना में हमें लेख प्राप्त होते हैं, जिसमें आर्मेयिक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया